दोस्तों, आपने कभी ना कभी लिफ्ट का प्रयोग तो जरूर किया होगा। आज मैं आपको कुछ ऐसे नियम बताने वाला हूं जिससे लिफ्ट में जाने से पहले आपकी जान सलामत रह सकती है। देखिए, इंडिया के अंदर कभी ना कभी कोई ना कोई तो लिफ्ट में फंसा ही है। शायद आप भी कभी लिफ्ट में फंसे होंगे। आज की वीडियो में हम बिल्डिंगों में लगाई जाने वाली इसी लिफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं। कई निर्माणाधीन बिल्डिंगों में लिफ्ट गिरने से मौतें हो जाती हैं और कहीं कहीं लिफ्ट में फंसने से या लिफ्ट के अचानक से गिर जाने से कई बड़ी दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। इसलिए हमें लिफ्ट के सारे नियम पता होने की जरूरत बहुत ज्यादा है ताकि वक्त रहते हम इस पर काम कर सके। दोस्तों, सबसे पहले करते हैं आंकड़ों की बात। साल 2023 में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार देश के लगभग 76% लोग, मतलब 76% लोग ये मानते हैं कि लिफ्ट के मेंटेनेंस के लिए अनिवार्य मानक होने ही चाहिए। दोस्तों, एक और रिपोर्ट की अगर बात करें तो इन लिफ्ट का उपयोग करने वाले हर 6 लोगों में से एक परिवार का सदस्य कभी ना कभी लिफ्ट में फंसा ही है। दोस्तों, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एंड नेशनल बिल्डिंग कोड के तहत देश के किसी भी इमारत में लिफ्ट लगाने से लेकर उसके प्रयोग करने तक के सारे नियम मौजूद हैं और सभी बिल्डर्स को भारतीय ब्यूरो के इन मानकों का प्रयोग करना आवश्यक भी होता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लिफ्ट लगाने के लिए लाइसेंस के नियम के बारे में। दोस्तों, पैसेंजर लिफ्ट लगाने से पहले मालिक को लिफ्ट की मंजूरी के लिए लिफ्ट इंस्पेक्टर को एप्लीकेशन देनी होती है। दोस्तों, कॉम्प्लेक्स हो या बिल्डिंग, इन दोनों में ही लिफ्ट को लगाने और लिफ्ट को प्रयोग करने के अलग अलग एप्लीकेशन अप्लाई करनी होती है। पहला लाइसेंस मिलता है लिफ्ट लगाने के लिए और दूसरा लाइसेंस मिलता है लिफ्ट के यूज के लिए। दोस्तों, घरेलू लिफ्ट लगाने के लिए बिल्डिंग के अंदर लगभग 20 से 25 स्क्वायर फीट की जरूरत होती है और इसके साथ ही 8 वर्ग फुट का गड्ढा होना भी जरूरी होता है। देखिए, लिफ्ट लगाने के लिए लाइसेंस की जरूरत अभी सिर्फ 10 राज्यों में है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, असम, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। दोस्तों, इन सभी राज्यों के अपने लिफ्ट के अधिनियम हैं और इन अधिनियमों में लिफ्ट को लगाने की प्रक्रिया तथा यूज करने की प्रक्रिया बताई गई है। दोस्तों, इन अधिनियम के अनुसार एक सरकारी अधिकारी इमारतों का निरीक्षण करता है और उसके बाद ही लिफ्ट के लिए लाइसेंस देता है। अब इन 10 राज्यों के अलावा जिन राज्यों में लिफ्ट अधिनियम नहीं है, वहां आईएस के नियमों के तहत लिफ्ट लगाई जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि लिफ्ट कैसी होनी चाहिए। इसके अलग अलग मानक हैं और लिफ्ट के भार सहने की कैपेसिटी इमारत की ऊंचाई पर निर्भर करती है। देखिए, 13 मीटर से ऊंची इमारत में लिफ्ट होनी ही चाहिए और लिफ्ट की कैपेसिटी ज्यादा से ज्यादा 6 लोगों की वेट सहने की कैपेसिटी होनी ही चाहिए। इसके साथ ही इमारत की हाइट बढ़ने पर ये मानक बदलते हैं। जैसे 15 मीटर से ऊंची इमारत के लिए 8 पैसेंजर वाली फायर लिफ्ट होनी चाहिए। फायर लिफ्ट मतलब अगर इस बिल्डिंग में आग लगती है तो इसके बचाव के लिए एक लिफ्ट होनी चाहिए जिससे व्यक्तियों को बचाया जा सके। इसके साथ ही 15 मीटर से ऊंची इमारतों में लिफ्ट के दरवाजे ऑटोमेटिक होने चाहिए और लिफ्ट के ऊपर जाने की स्पीड इतनी होनी चाहिए कि 60 सेकेंड के अंदर लिफ्ट बिल्डिंग के टॉप फ्लोर तक पहुंच जाए। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं 30 मीटर से ऊंचाई वाली बिल्डिंगों में कैसी लिफ्ट होनी चाहिए। देखिए, 30 मीटर से ऊंचाई वाली इमारतों में स्ट्रेचर लिफ्ट होनी चाहिए। स्ट्रेचर लिफ्ट मतलब लिफ्ट बिना रुके एक ही बार में आपको मनचाहे फ्लोर तक ले जा सके। दोस्तों, नियमों में यह भी बताया गया है कि लिफ्ट के अंदर ग्लास का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ग्लास वहां पे स्प्लिंटर प्रूफ होना चाहिए। मतलब कभी दुर्घटना में अगर ग्लास टूटता भी है तो लिफ्ट में सवार लोगों को चोट नहीं लगनी चाहिए। दोस्तों, अगर बात करें घरों में यूज होने वाली घरेलू लिफ्ट के बारे में तो इस लिफ्ट की वजन सहने की क्षमता 204 किलो से कम और 272 किलो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब 3 से 4 यात्रियों के लिए ये लिफ्ट होनी चाहिए और इससे ऊपर की लिफ्ट लगाना अनिवार्य नहीं है। इसके साथ ही घरेलू लिफ्ट की स्पीड 0.2 सेकेंड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देखिए, इसके साथ ही घरों में लगने वाली लिफ्ट अगर 2 लोगों से कम का वजन सहने की क्षमता रखती है तो उसे लगाने की अनुमति नहीं है। देखिए, किसी भी इमारत में कितनी लिफ्ट लगाई जाएंगी इसका कोई भी ब्यौरा इन मानकों में नहीं मिलता है। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कि अगर लिफ्ट में कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन माना जाएगा। देखिए, लिफ्ट अधिनियमों के अनुसार घर या ऑफिस या कॉम्प्लेक्स की किसी बिल्डिंग में लिफ्ट में हादसा होने पर
उसका पूरा जिम्मेदार निर्माता कंपनी ही होगी, क्योंकि लिफ्ट का डिजाइन, कंपोनेंट्स और इंस्टॉलेशन निर्माता कंपनी ही कर रही है। लेकिन इसके साथ ही दुर्घटना होने पर उस लिफ्ट का मेंटेनेंस करने वाली कंपनी या बिल्डर भी कानून के दायरे में आते हैं। देखिए, एक सर्वे के अनुसार देश में लगभग 46% लोग ये बताते हैं कि उनकी लिफ्ट का मेंटेनेंस का सालाना कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी या किसी बिल्डर के साथ हुआ है। 42% लोगों का कहना है कि लिफ्ट का मेंटेनेंस किसी ठेकेदार या किसी थर्ड पार्टी द्वारा कराया जा रहा है। 7% लोगों का यह कहना है कि लिफ्ट का मेंटेनेंस सोसाइटी या फिर दूसरे कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही 5% लोगों का कहना है कि उनकी बिल्डिंग में लगी हुई लिफ्ट का मेंटेनेंस कोई नहीं करता है, और जब भी लिफ्ट खराब होती है या उसमें कोई समस्या आती है तभी किसी मेंटेनेंस या टेक्निकल वर्कर को बुलाया जाता है। देखिए, ये सारे नियम हमें पता होना जरूरी है, और कभी भी अगर आप किसी भी लिफ्ट में जाएं तो इन नियमों की जानकारी अन्य लोगों को अवश्य दें। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस चैनल के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।